हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और हम कर रहे होंगे द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस। तो आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। नाउ द पर्सन इन न्यूज़ आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जानते तो आप इन्हें सब हो, बट अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो बेसिकली अभी क्या हुआ, दिल्ली में ये गए थे पीएम किसान सम्मेलन, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन, ठीक है, 2022। तो यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ें करी हैं, 3 चीज़ें, 1, 2, 3 और अच्छा कह सकते हैं 4 करी हैं, क्योंकि भाषण तो देते ही हैं, ठीक है, नेता लोग। तो बेसिकली उन्होंने 4 चीज़ें करी हैं। अब वो क्या-क्या किया है? पहला तो इन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया है। क्या किया है? ब्रांड लॉन्च किया है। दूसरा, इन्होंने करा है पीएम किसान समृद्धि केंद्र, पीएम किसान समृद्धि केंद्र 600। और जो इन्होंने तीसरी चीज़ करी है, वो एक पैकेज अनाउंस किया है। क्या किया है? एक पैकेज अनाउंस किया है फार्मर्स के लिए। एक-एक करके हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। नाउ ब्रांड क्या है? तो बेसिकली इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया है भारत नाम से। भारत नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया है, जो कि एक सिंगल ब्रांड होगा। किसके लिए? फर्टिलाइज़र्स के लिए। फर्टिलाइज़र्स के लिए सिंगल ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है। नाउ इस ब्रांड में है क्या? बेसिकली क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। इन सब ने अपने-अपने ब्रांड्स निकाल रखे हैं। फर्टिलाइज़र्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, जो भी किसानों के लिए होते हैं ब्रांड्स, वो सब ने अपने-अपने अलग-अलग और 2-2 3-3 निकाल रखे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो इन सबको एक अम्ब्रेला के अंडर लेके आ रही है। गवर्नमेंट इन सभी ब्रांड्स को एक अम्ब्रेला के अंडर और एक ही नाम से, सिंगल ब्रांड, किस नाम से? भारत। भारत के नाम से उसको वो बेचना चाह रही है, जिससे कि फार्मर्स को कन्फ्यूजन ना हो, फार्मर्स को कन्फ्यूजन ना हो, और कई सारे इस चीज़ के प्रॉफिट भी होते हैं। देखो क्या है ना, अभी एक का नाम सपोज मान लो लक्ष्मी है, मान लो एक ब्रांड है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ये यूपी गवर्नमेंट का है, और ये है क्या? लक्ष्मी। अब इसकी कॉपी निकल के आ रखी है क्या? लक्ष्मी कुछ इस तरीके से। तो ये सारे कन्फ्यूजन है, इसकी कॉपी निकाल रखी है किसी प्राइवेट ने। तो इन सब कन्फ्यूजन की वजह से इन सबको टैकल करते हुए एक ब्रांड गवर्नमेंट लेके आ रही है, भारत, जिससे कि फार्मर्स को कन्फ्यूजन ना हो। दूसरी चीज़, ये पीएम किसान समृद्धि केंद्र, ये 600 केंद्र इन्होंने क्या किया है, इसको इनॉग्रेट तो नहीं किया, बट अनाउंस किए हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इन्होंने अनाउंस करी है, वो इन्होंने करी है पैकेज अनाउंस किया है। पैकेज क्या है? वैसे अपनी स्पीच के लास्ट में इन्होंने अनाउंस किया है, स्पीच भी दी है इन्होंने। स्पीच बताता हूँ पहले आपको। तो जो उन्होंने स्पीच दी है उसमें बताया कि जो हम इम्पोर्ट्स करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा खर्चा होता है वो कहाँ होता है? वो 3 चीज़ों में होता है। कौन सा? एक तो एडिबल ऑयल, ठीक है। दूसरा होता है हमारा फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। और तीसरा होता है क्रूड ऑयल। तीसरा क्या होता है? क्रूड ऑयल। एडिबल ऑयल, फर्टिलाइज़र्स और क्रूड ऑयल। देखो क्रूड ऑयल में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट एडिबल ऑयल और फर्टिलाइज़र्स में कुछ कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र्स प्रॉपर एक कह सकते हैं प्रोडक्शन का काम है, प्रोडक्शन का काम है। तो कहीं न कहीं इसमें स्टेप अप करना ईज़ी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अपने ही एक ब्रांड लेकर आ रही है। ये ब्रांड फर्टिलाइज़र्स के लिए भारत। अच्छा, इसमें इन्होंने और भी कई चीज़ें बताई कि कैसे इसके एकदम प्राइसेस बढ़ जाते हैं, एकदम घट जाते हैं। तो उन सबको स्टेबिलिटी रखने के लिए, और प्राइस पे क्या बोला है, ये बताऊँगा मैं। तो बेसिकली जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई है अब्रॉड से, कि अगर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं अब्रॉड पे फर्टिलाइज़र्स के लिए, बट अगर अब्रॉड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो हमारे यहाँ पे प्राइस क्या हो जाते हैं? शूट अप कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? इनस्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में। तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने बेसिकली एक तो कोविड कि पहले कोविड था, और अब वॉर, कहीं न कहीं रशिया और यूक्रेन वॉर की बात हो रही है। तो कोविड और वॉर इन्होंने रीज़न्स दिए हैं, एक्चुअली एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, ठीक है? तो इन्होंने रेट बताए हैं, रेट। तो रेट्स क्या बताए हैं इन्होंने? एक तो इन्होंने रेट बताया है यूरिया का 75 टू 80 रुपीज़,
ये पड़ता है रेट जब हम इंपोर्ट करते हैं 75 टू 80 रुपीज़ पर किलोग्राम, ठीक है, 75 टू 80 रुपीज़ पर किलोग्राम। बट अगर जो हमारा भारत ब्रांड होगा वो कितने में बेचेगा? जो हमारा भारत ब्रांड है वो कितने में सेल करेगा? वो करेगा 5 से 6 रुपए में। हाँ, 5 से 6 रुपए में वो हमारा करेगा, ठीक है। नाउ आज हम क्या पढ़ रहे होंगे? आज देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं आपको टॉपिक बताता हूँ ना इन फोकस टुडे के, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम इतने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे। इनके अंदर कई कई सारे होते हैं। अब जैसे पॉवर्टी इन इंडिया है, तो पॉवर्टी इन इंडिया में एक तो एक तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल, क्योंकि क्या है ना, एक वो आई है रिपोर्ट, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो सबसे पहले तो ये बात है कि हम कभी भी एक चीज़ नहीं पढ़ते, एक आर्टिकल या एक एडिटोरियल नहीं पढ़ते एक न्यूज़ के अंडर। तो इसमें भी ऐसे ही आया है, एक आर्टिकल है और एक एडिटोरियल है। अब हंगर इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, तो इसमें भी एक आर्टिकल है, दो आर्टिकल हैं, एक एडिटोरियल है, ठीक है। ऐसे ही चाइना के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें दो एडिटोरियल है और एक आर्टिकल है। न्यूक्लियर जो स्ट्राइक है, स्पेलिंग गलत है, इंडियाज न्यूक्लियर अम्ब्रेला, तो इसमें एक एडिटोरियल आया है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है पढ़ने को। नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल। तो आज का क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेशंस आर द पार्ट ऑफ ईयू। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। सो हाउ मैनी नेशंस आर द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन? 20, 24, 27 या फिर 22? तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट डाउन, और सही आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो नाउ आवर फर्स्ट आर्टिकल, जैसे मैंने डिस्कस किया था पॉवर्टी पे, तो एक रिपोर्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो बेसिकली डेवलप किसने की है? यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड। अब यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको पता ही होगा। नाउ इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि 415 मिलियन इंडियंस रोज फ्रॉम पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 एंड 2019 टू 21। एक्चुअली इसका क्या कहना क्या है कि 415 मिलियन जो इंडियंस हैं वो पॉवर्टी से उठे हैं किस साल के बीच में? जो फिस्कल ईयर था 2005-6 वाला और 2019 तक। तो 2006 से 19 तक के अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पीरियड में कितने 415 मिलियंस पॉवर्टी से उठे हैं। जो ये आंकड़ा है ना 2005-6 से लेकर जो 19-21 तक का है, माने प्री कोविड तक का जो टाइम है, उसमें जो है 55% से जो पॉवर्टी थी 55% से 16% पर आ गई है। बट अगर अभी रिसेंट ईयर्स के देखे जाएं स्टैटिस्टिक्स, तो वो 55 से इतना नहीं है। बट हाँ, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि अर्बन में तो रूरल में 36 से 21.2% पर आ गई है। वैसे अच्छा डाउनफॉल है। और अगर अर्बन में देखें तो 9% से 5.5% हो गई है। कब से? 16 से। अगर हम 16 से बात करें तो 16 से 19 के बीच में ये स्टैटिस्टिक्स हैं, और 6 से 19 के बीच में बात करें तो ये हैं। और इसमें एक बात ये भी रखी गई है, इसका एक्सेप्शन, कि जो राइट नाउ जो सिनेरियो है उसके बारे में इस रिपोर्ट में डिस्कस नहीं करा, क्योंकि वो कोविड इफेक्ट जो था उसमें उसके जो डेटा हैं वो इसमें नहीं है। उसके डेटा इसमें नहीं है। इसमें लिखा भी है, द डेटा डू नॉट हाउएवर रिफ्लेक्ट द पोस्ट पैंडेमिक चेंजेस। तो जो पैंडेमिक के बाद जो चेंजेस आए हैं उसको इस डेटा में कैलकुलेट नहीं करा गया। अब हाँ, एक बात और, कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पैंडेमिक के बाद, माने पोस्ट पैंडेमिक जो एरा था, पोस्ट पैंडेमिक एरा, उसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। अगेन एक बाउंस बैक हुआ है, काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है, मतलब जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हैं उससे ज़्यादा नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। बट जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है WFP जो है, उन्होंने ये भी कहा है, इट सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन फूड क्राइसिस आर वर्स्ट इन फूड क्राइसिस आर वर्स्ट। यहाँ पे है डिस्पाइट प्रोग्रेस। अब इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में कहा गया है कि डिस्पाइट द प्रोग्रेस India's population remain vulnerable to the mounting effects of the COVID-19 pandemic and to rising food and energy crisis। तो हाँ, कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट देखे गए हैं कोविड के टाइम पर फूड और एनर्जी क्राइसिस पे। इंटीग्रेटेड पॉलिसी टैकलिंग द ऑनगोइंग न्यूट्रिशन एंड एनर्जी क्राइसिस शुड बी द प्रायोरिटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो उनकी पॉलिसी में रहनी चाहिए वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन को लेकर और एनर्जी को लेकर रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉवर्टी कम बताई है कि इंडिया में पॉवर्टी कम है, अगर हम स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के ऊपर बात करें, तो ये नंबर्स और तेज़ हैं। चिल्ड्रंस में तो और ज़्यादा तेज़ गिरावट हुई है। किसमें? चिल्ड्रंस पॉवर्टी में। पर अब देखो, पॉवर्टी अमंग चिल्ड्रन फेल फास्टर इन एब्सोल्यूट टर्म्स थ्रू इंडिया, बट still the highest number of poor children in India are in the world are in India। तो द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रंस कहाँ मिलते हैं? वो अभी भी इंडिया में ही मिलते हैं। ठीक है, हालांकि इंडिया की जो ग्रोथ है, जो पॉवर्टी डिक्लाइन में ग्रोथ है वो अच्छी है, बट आज भी सबसे ज़्यादा पॉवर्टी चिल्ड्रंस में इंडिया में ही देखी जाती है। और ऐसी ही एक और रिपोर्ट आई थी, इसके बारे में आपने पढ़ लिया हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसको मैं कवर नहीं करा पाया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये एक रिपोर्ट आई थी, तो एक्चुअली इसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी रिवॉल्व हो गई कि ये रिपोर्ट आई और गवर्नमेंट ने इसको क्या करा, इसको रिपेल किया, उसको कहा कि ये, उसको रिजेक्ट कर दिया बेसिकली कि ये गलत है। तो कुछ गवर्नमेंट के 2-3 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर और इनके 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट कहती क्या है। ये बताती है द लेवल ऑफ हंगर इन इंडिया इज सीरियस। अभी हमने चिल्ड्रंस पर बात करी थी, तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर ये भी कहना है कि ये सिर्फ चिल्ड्रंस के ऊपर है कि हाँ, कहीं ना कहीं इंडिया में हंगर है, बट इतना नहीं है जितना उन्होंने दिखाया है। क्या दिखाया है? 2021 कंट्री का सर्वे हुआ और 2007वें नंबर पे इंडिया को रखा गया। जीएस 2007वें नंबर पे इंडिया को रखा गया, दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी, दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली, 6.6% तक का जिसका ग्रोथ रेट आईएमएफ ने बताया है। और इसके बाद सीधे आती है 4% पर चाइना, और यूनाइटेड स्टेट्स 1%, यूनाइटेड किंगडम माइनस में है, रशिया माइनस में। तो इतना सब कुछ होने के बाद जो इंडिया इतने ऊपर है, उसको 107वां, उसकी 107वीं पोजीशन है इसमें। ठीक है, तो इसमें बात क्या कही गई है कि इसमें 20% जो 20% चिल्ड्रंस हैं वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। ठीक है, जिनका लो वेट है अपनी हाइट को लेकर, और 35% की हाइट कम है अपनी एज को लेकर। ठीक है, 20% का तो वेट कम है अपनी हाइट को लेकर, और 35 की हाइट कम है किसको? अपनी एज को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये भी रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा उनकी स्कीम्स। ठीक है, इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि पोषण 2.0 और मिड डे मील जैसी स्कीम्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पहली बात तो इसकी मिनिस्टर कौन है? इसकी मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। तो इन्होंने, इनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है कि ये जो है रिपोर्ट, ये इनएप्रोप्रिएट है, ये कहीं ना कहीं पर्सनल ओपिनियन से तैयार की गई है। अब वो सब कैसे है वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है इसका अपोज करते हुए क्या कहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो यही बता रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो रेगुलर राशंस हैं ये प्रोवाइड करे जा रहे हैं लोगों को, और इसके एडिशनली 5 kg का
फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। हालांकि इसमें एक बात ये भी एंड में कही गई है कि क्वांटिटी को ज़्यादा प्रेफर कर रही है गवर्नमेंट ओवर क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मिड डे मील में वो चीज़ें मिसिंग हैं जो एक होनी चाहिए मिड डे मील्स में। लाइक व्हाट, लाइक जैसे प्रोटीन्स वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, एग्स मिसिंग है, फ्रूट्स, vegetables, non-cereal proteins, eggs, they are not figured in the midday meal schemes in majority of the states। तो कहीं ना कहीं कि वो प्रोवाइड तो करा रही है गवर्नमेंट बट इनअप्रोप्रिएट है, वो इनएफिशिएंट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। अब इसके स्टेट्स पे बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो देखो इधर अभी आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है और गवर्नमेंट ने क्या स्टैटिस्टिक्स दिए हैं इसको रिजेक्ट करते हुए और इसका हवाला देते हुए जो रिपोर्ट मेकर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने क्या दिए हैं, और एंड में एक अपना जो उदित मिश्रा हैं ये अपना ओपिनियन भी रखेंगे। नाउ पहले कुछ टर्म्स समझने की ज़रूरत है, जैसे कि अंडर न्यूरिशमेंट। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है इनसफिशिएंट ऑफ फूड, कि अगर किसी के पास इनसफिशिएंट फूड है, कैलोरीटिक इनटेक जो उसका इनटेक है वो इनसफिशिएंट है, तो वो अंडर न्यूरिश हो जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, मैंने अभी ऊपर डिस्कस भी किया था, क्या लो हाइट होना इररिस्पेक्टिव टू देयर एज। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है ये भी बताया था, लो वेट होना रिस्पेक्टिव टू देयर हाइट। चाइल्ड मोर्टेलिटी कि उनके जो बर्थडे होता है 5th, उससे पहले उनकी डेथ हो जाना, वो चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है उनका, 5 साल से पहले उनका गुजर जाना बच्चों का, वो होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या क्रिटिसाइज किया है, देखो जो रिपोर्ट ने कहा है वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या, गवर्नमेंट ने ना 3 चीज़ें कही हैं। तो पहली तो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये इंडिया की इमेज को ख़राब करने के लिए एक एफर्ट है, दैट्स इट। कि हम रेगुलरली देख पा रहे हैं कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई सारी ऐसी चीज़ आ रही हैं वेस्ट की तरफ से, वेस्ट की तरफ से डेफिनेटली, जो इंडिया की इमेज को कहीं ना कहीं एक उसको टेंट करने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ क्लेम दैट द कंसिस्टेंट एफर्ट्स इज़ विजिबल, कि हमें उनके एफर्ट्स दिख रहे हैं टू टेंट इंडियाज इमेज एज अ नेशन दैट डज नॉट फुलफिल द फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक कमज़ोर देश दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपनी पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी नहीं कर सकता, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकता, एटलीस्ट फॉर न्यूट्रिशन की और फूड की रिक्वायरमेंट्स तक इंडिया पूरी नहीं कर सकता। एक चीज़ ये दिखाई जा रही है कि ये जो डेटा है, ये जो ये इसके ऊपर बात नहीं करता कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड करा रही है 80 करोड़ इंडियंस को, और ये स्टैट्स अवेलेबल हैं, ये स्टैटिस्टिक्स इनकी इसकी फिगर्स अवेलेबल भी हैं। तो इतने 80 करोड़ इंडियंस को वो फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड भी करा रही है। ठीक है, अभी हमने बात करी थी ऊपर भी कि 5 kg एडिशनल ग्रेन्स भी दिए जा रहे हैं अब तो इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे हो सकता है, एक तो ये सवाल है गवर्नमेंट का। अच्छा, जो एक और गवर्नमेंट ने बात करी है वो है इट हैज़ क्वेश्चन आर द मेथडोलॉजी। यहाँ पे आती है सारी बात, ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि जो मेथडोलॉजी है ना, जो उनका तरीका है जहाँ से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है और जिस तरीके से उन्होंने रखा है वो है मिस इन्फॉर्मेशन दिखाता है वो रिपोर्ट में। अब वो डेटा क्या है, देखो पहली बात तो जो इन्होंने हंगर दिखाया है, हंगर वो इन्होंने अलग अलग चीज़ों में दिखा दिया सिर्फ लैक ऑफ फूड को छोड़कर। जो हंगर हम देखते हैं लैक ऑफ फूड, वो लैक ऑफ फूड को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों में दिखाया, किस में दिखाया अभी हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो इन्होंने 4 वेरिएबल्स की बात करी हैं, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की बात करी थी इन्होंने, 4 में से जो 3 हैं, ये 4 जो इन्होंने दिखाए थे 1 2 3 और 4, तो इसमें से एक तो मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 लिख दिया इसमें भी, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, और स्टंटिंग चिल्ड्रन और वेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये दोनों, और ये 3, ये अगर हम इन तीन की बात करें, अगर हम इन 3 की बात करें
तो ये 3 तो कहीं न कहीं चिल्ड्रन के ऊपर ही हैं, ठीक है? और जो चौथा है वो है अंडर न्यूट्रिशन। तो इसको अगर हम छोड़ें फर्स्ट को, तो बाकी 3 तो सिर्फ़ चिल्ड्रन पर दिखाए हैं। तो कहीं न कहीं ये वो वाले स्टेट्स जानकर रखे गए हैं इस उसमें कि जिसमें इंडिया ज़्यादा पीछे हो। तो एक तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो हंगर को दिखाया है वो लैक ऑफ फूड को छोड़कर बाकी सब चीज़ें, उसमें बाकी अदर वेरिएबल्स रखे हैं। दूसरा जो उनके वेरिएबल्स हैं 3 आउट ऑफ 4 वो कहीं न कहीं चिल्ड्रन से रिलेटेड है, ठीक है? जो कि एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये एक बहुत गलत स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है? और जो फोर्थ इंडिकेटर है वो बताता है, जो फोर्थ इंडी अब 3 की बात तो करी इन्होंने, अब जो चौथा बचा, जो चौथा फोर्थ इंडिकेटर बचा वो भी सैंपल साइज से है, बहुत स्मॉल, 3000 के। यार मतलब देखो 150 करोड़ की पॉपुलेशन होने जा रही है इंडिया की, चाइना को सरपास करके दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री इंडिया बनने वाला है। मतलब समझ रहे हो 150 करोड़ में से इन्होंने 3000 को उठा लिया बस। इन्होंने सिर्फ 3000 को उठाया है और सैंपल बना दिया। इट्स अ ओपिनियन, ये उनके खुद के ओपिनियन है। इट्स बेस्ड ऑन एन ओपिनियन पोल कंडक्टेड ऑन एवरी स्मॉल साइज। तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अब इसके ऊपर देखो एक बात कही गई है कि जो ये रिपोर्ट थी वो थी, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से बातें सही रखी, बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम इग्नोर कर दें कि मनरेगा जो है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है? दूसरी चीज़, जो उनका न्यूट्रिशंस हैं, जो उनकी फूड सिक्योरिटी है, तो उसमें सिर्फ क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करा रही है, जो पॉपुलेशन है वो जो इनटेक कर रही है, उसमें सिर्फ क्वांटिटी दिख रही है, क्वालिटी नहीं। अ स्मॉल चाइल्ड डज नॉट नीड ह्यूज क्वांटिटी, रेदर अ वेल प्रोपोर्शनेट मील दैट कैटर्स टू हर न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ध्यान देना है कि क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है, इन पर ध्यान देना है। तो इसके ऊपर ये था। सो नाउ नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट न्यूज़, और ये आपकी GS3 इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अरिहंत SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, तो अरिहंत सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इसको लॉन्च किया है अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने। किसने? डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और डेवलपमेंट, इसका जो टेक डेवलपमेंट है वो किया है DRDO ने, ठीक है? और ये जिस काइंड की मिसाइल है, लॉन्ग रेंज सबमरीन मिसाइल जो है, ये लॉन्ग रेंज सबमरीन मिसाइल जो ये है, ये सिर्फ इसके अलावा एक तो नॉर्थ कोरिया ने 2016 में आई थिंक, ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने 2016 में लॉन्च किया था। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है UN के, फ्रांस है, UK है, रशिया, चाइना, US, इन पांचों के पास है। और अब एक ही इंडिया बन चुका है। तो एक कहीं ना कहीं इट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग इंडियाज न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ठीक है? और इसके बारे में अभी रिसेंटली आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि जापान के साथ, किसके? जापान के साथ एक और सबमरीन की डील हुई है इंडिया के। और इट्स अ फर्स्ट टाइम कि जापान ने कोई इतनी बड़ी डील करी है इंडिया के साथ, ठीक है? एक डिफेंस डील है ये भी, वो भी सबमरीन के ऊपर है। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं कल कवर करूँगा उसको। और वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं एक यूनिकॉर्न से, उसका नाम है यूनिकॉर्न मिसाइल। तो बेसिकली क्या है, वो जो एक सबमरीन है, वो जो सबमरीन है कुछ थोड़ा इस टाइप की जो सबमरीन है, उसके ऊपर ये इस तरीके का एक हॉर्न है जिससे साफ हम दूर का देख सकते हैं, बहुत दूर का। तो इंडियन ओशन में और पैसिफिक में अगर हम बैटल कर रहे हो तो हम बहुत दूर का देख सकते हैं। तो सामने वाले को ना पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से आ रही है, कि दुश्मन कहाँ छुपा बैठा है, और इतने में हम अटैक भी कर सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इसकी इस फिगर की वजह से इसको कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न का नाम दिया है, ठीक है? यूनिकॉर्न का आपको पता होगा, जो घोड़ा होता है उसके ऊपर होता है, उसके हेड पर, ठीक है? इसके बारे में इतना ही था। नाउ द लास्ट टॉपिक, लास्ट न्यूज़ नहीं है, लास्ट टॉपिक है। इसके ऊपर ये एक एडिटोरियल है, ठीक है, और 2 आर्टिकल्स हैं, तीनों डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या क्या है, अंडर बीजिंग्स शेडो क्या हो रहा है, जो करंट
जो प्रॉब्लम्स हैं एशिया में, उसका फ़ायदा दिल्ली और वाशिंगटन उठा रहे हैं। बेसिकली कहा क्या है कि जो करंट चर्न है एशिया में, दैट इज प्रोवाइड, जो करंट चर्न है एशिया में प्रोवाइड दिल्ली एंड वाशिंगटन अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ न्यू कन्वर्जेंसेस। तो बेसिकली हो क्या बताया क्या जा रहा है, ये चाइना है, एक एग्रेसिव चाइना, इसके ना हर तरफ तो डिस्प्यूट है, हर तरफ। एक टाइम पे रशिया के साथ थे, हाँ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा रशिया के साथ डिस्प्यूट्स का। इधर जापान और फिर आसियान कंट्रीज़ के साथ डिस्प्यूट हैं, इधर इंडिया के साथ हैं, ठीक है, ताइवान है। तो इन सब में जो एशिया का, अब आप पूरे एशिया में देखो तो सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट क्या है, चाइना के साथ हैं दो। पहला चाइना और इंडिया, इंडो चाइना, और दूसरा सिनो ताइवान, ठीक है, दूसरा ताइवान के साथ। तो एक तो इंडिया के साथ है और एक ताइवान के साथ है। तो दोनों ही किसके साथ हैं, चाइना के। और कहीं ना कहीं इंडिया को इस टाइम पर हर देश इंडिया को किस तरीके से देख रहा है, एक चाइना को कंट्रोल करने की तरीके से, कि ओनली इंडिया कैन कंट्रोल चाइना इन द वेस्ट, ठीक है। अब इसमें एक दो बात आई है। शुरुआत ही जो करी है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी से, तो एनएसएस आपको पता होगा, मैंने डिस्कशन कर रखा है इसके ऊपर लेक्चर में, कि एनएसएस जो होता है वो जो यूएस में वाइट हाउस में जो जितने भी लीडर्स आते हैं, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनकी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होती है देश की, उसको जो है डिस्कस करते हैं, उसको एक रिटन पेपर पे उसको सबमिट करते हैं। तो यही किया था जो बाइडन ने। अब इसमें चेंजेस क्या आए हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। एक बात, पहली बात तो यह है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का नाम तक नहीं है, पाकिस्तान को 0 बार मेंशन किया है। और फर्स्ट टाइम इंडिया को बहुत ज़्यादा मेंशन किया है, 8 बार। जी हाँ, एक ही इन्होंने उसमें अपने एक ही डॉक्यूमेंट में इन्होंने इंडिया को 8 बार मेंशन किया है। दूसरा रशिया, फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि रशिया को भी ऐसा कहा है कि इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख ली जाएगा इसको, ग्रांटेड लिया है रशिया को फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम हुआ है कि चाइना को रशिया की जगह रख दिया गया है, मतलब चाइना को मोस्ट एंड द ग्रेटेस्ट थ्रेट, चाइना को उन्होंने इसमें बताया। और सिर्फ यूएस नहीं, सिर्फ यूएस नहीं, चाइना ने भी, जब यूएस में ये हुई समिट, जो क्या नाम है एनएसएस पब्लिश हुआ, तब चाइना में भी तो कांग्रेस, उनकी नेशनल कांग्रेस जो थी, 20th नेशनल कांग्रेस, उसका समिट हुआ, ठीक है, इसमें चाइना में। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं, दोनों तरफ एक ही बात हुई है, जहाँ पर यूएस ने बात करी है कि हम थोड़े फ्रेंडशिप्स और बढ़ाएंगे और जियोपॉलिटिक्स को जो है रीशेप करने की बात करी गई है, वहीं पर चाइना ने भी इनडायरेक्टली जियोपॉलिटिक्स को रीशेप करने की बात कही है। उन्होंने ये मेंशन किया है, या तो फ्रेंडशिप से, या अगर कोई नहीं माने तो हम मिलिट्री का पावर यूज़ करने से नहीं रुकेंगे। इस बारे में मैंने डिस्कशन किया है, आप लेक्चर देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या कहा गया है इसमें कि इंडिया के एस्पेक्ट पे बात करी गई है सारी। मैं थोड़ा सा ये इररिलेवेंट लग रहा है मुझे बताने की शायद ज़रूरत ना हो यहाँ से यहाँ तक। वही सब बातें जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में रिपीट कर चुके हैं, वही बातें घूम फिर के आई हैं। हम यहाँ बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले तो एशिया के, इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द एशिया, इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द एशिया मस्ट नाउ एंगेज विद द एटलीस्ट 3 डायमेंशन ऑफ द यूएस एंड चाइना कॉन्फ्लिक्ट। तो 3 डायमेंशन, वो 3 डायमेंशन कौन से, मतलब 3 चीज़ों में, जैसे होता है ना कि भाई हम साइबर अटैक है या मिलिट्री अटैक है, तो इस तरीके से 3 डायमेंशन है, कौन कौन से, उनमें इंडिया को और रेस्ट ऑफ द एशिया को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब इन्वॉल्व किसकी तरफ से होना पड़ेगा, यूएस की तरफ से या चाइना की तरफ से। तो देखो, कुछ यूएस की तरफ से होंगे, कुछ चाइना की। कैसे, यूएस की तरफ से होंगे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, क्या, डेमोक्रेटिक। और चाइना की तरफ से कौन होंगे, जो ऑटोक्रेटिक हैं, ठीक है, ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ये ऐसे होंगे। तो अब देखो क्या, अब एक चीज़ जो यहाँ पर सुनने की है, मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, अभी जो मैंने डिस्कस किया कि रशिया के साथ थे पहले, अब नहीं है। तो ये क्या था, तो बेसिकली हुआ क्या था, जब ताइवान और उसका डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है,
किसका, चाइना का और ताइवान का, जब ये ताइवान अलग बना जाकर, तो उस टाइम पर यूएस ने चाइना को सपोर्ट किया था। क्यों करा था? सोवियत यूनियन सोवियत यूनियन को क्या टैकल करने के लिए, सोवियत यूनियन को टैकल करने के लिए उस टाइम पर यूएस ने चाइना का सपोर्ट किया। कब की बात है? 1970s की बात है ये। और फिर 1980s आते आते क्या 1980s आते आते जो यूएस के कुछ स्ट्रेटेजिक, जो कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक्स थे और जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट्स के सामने एक बात रखनी शुरू करी कि चाइना में बी द नेक्स्ट थ्रेट, चाइना में बी द नेक्स्ट थ्रेट। और इसको यूएस गवर्नमेंट ने हर बार डिनाई किया, चाइना नॉट, चाइना नॉट। और धीरे धीरे देखा चलता चला गया कि चाइना अपना ही एक कोर इंटरेस्ट डेवलप करता चला गया, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाता चला गया। और खास करके अगर हम बात करें शी जिनपिंग, इनके टेन्योर में, भाई इन्होंने जो आतंक मचाया है ना शी जिनपिंग ने, उसके टाइम के बाद तो चाइना बन गया यूएस का क्या, मेन थ्रेट। तो जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है ना, ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट तो अभी पब्लिश हुआ है, डॉक्यूमेंट तो आज पब्लिश हुआ है, बट ये आज का काम नहीं है और ये चाइना की तरफ से ही है। जो चाइना का एग्रेशन है उसके नेबर्स को लेकर और हर तरफ वो। अब हम जो इंडिया और रेस्ट ऑफ द एशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट की, मतलब इन दोनों के बीच की नहीं, सीनो यूएस कॉन्फ्लिक्ट में जो इनको इंडल्ज होना पड़ेगा, उसके 3 डायमेंशन के बारे में भी हमने बात करी थी। तो अब हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं। पहले तो आइडियोलॉजिकली मैंने आपको बताया कि कौन किसका साथ देगा। कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक वाली और ऑटोक्रेटिक वाली बात आएगी सामने, ठीक है। आइडियोलॉजी ये पूरा वही है, ठीक है, ये पूरा का पूरा वही है, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक। अब दूसरे आता है ट्रेड और टेक्नोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं चाइना को जिस तरीके से देखा जा रहा है ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, और जो उनके लोन्स देने के तरीके हैं उनमें, इस चीज़ में जो सेल्फ रिलायंस है चाइना का, हालांकि हमारा भी आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस, बट वो उस लेवल पर नहीं पहुंचा जो चाइना का है, ठीक है। और चाइना ट्रेड के लिए क्या करना चाह रहा है? देखो, कहीं ना कहीं ज़मीन के लिए तो वो ताइवान पर अटैक कर रहा है, और दूसरा कारण जो सबसे बड़ा निकल के आएगा वो सेमीकंडक्टर। अभी तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री के हाथ में है सेमीकंडक्टर। आपको पता है दुनिया में जो भी चीज़ बनती है, इलेक्ट्रिक है आपका, मतलब टीवी का रिमोट है, गाड़ी है, ठीक है, सब कुछ वो सेमीकंडक्टर पे चलता है। मोबाइल है, मैं जिस टैबलेट पे पढ़ा रहा हूँ वो है, सब सेमीकंडक्टर पे चलते हैं। तो अभी तक की जो सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है वो ताइवान पूरा करता है अराउंड, एंड इट्स अ ट्रुथ, अराउंड 70%, अराउंड 70% ऑफ द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? ताइवान में। यस, ताइवान में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती है 70% दुनिया की, ठीक है। तो बहुत बड़ा हब है एक ताइवान, ठीक है। इसके सामने और कोई इतना उस पर खड़ा ही नहीं होता। आई थिंक 2% के आसपास होगा चाइना, 2%। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हाथ में इतनी बड़ी पावर है, किसके? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हाथ में है इतनी बड़ी पावर। बट अगर वही एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वो भी चाइना जैसी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, रशिया जैसी भी नहीं, चाइना जैसी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इतनी एग्रेसिव है, अगर उसके हाथ में पावर चली गई ना, तो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी, और उसकी कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स में उसका स्टैंडर्ड भी रेज होगा। और वो तो हो गई, साथ में जो प्राइसेस वो हाइक करेगा, वो क्या प्रैक्टिस नहीं कर सकता चाइना, वो सब करेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी जो हमने दूसरा एस्पेक्ट करा है ट्रेड और टेक्नोलॉजी, इन जैसे एक्सपेक्ट्स को लेकर भी ये प्रॉब्लम सामने आएगी, एंड डेफिनेटली आएगी, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड पे, तो जो फ्यूचर अलायंस हैं। देखो यार, इसमें इतना कोई हम ये नहीं कहेंगे कि इतना कुछ नेक्स्ट लेवल है या कुछ डिफरेंट है, बट हाँ ये भी सच है कि चाइना ना रिचर सोसाइटी बनता जा रहा है। देखा जाए तो चाइना की जो सोसाइटी है वो एक रिच होती जा रही है, और गरीबी से डेफिनेटली उठा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गरीबी से उठ गया है वो, ठीक है। देखा जाए तो एक टाइम पर यूएस ने जिस तरीके से चाइना को आज़ाद कराया था, कॉलोनियल रूल था जापान का, ठीक है, जापान एडमिनिस्ट्रेशन में रहता था चाइना, तो काफ़ी ज़्यादा वैसे तो झेला है चाइना ने, बहुत कुछ झेला है जापान की तरफ से, ठीक है। आज के टाइम पे आप जो जापान को देखते हो वैसा नहीं था, वो बहुत डिफरेंट था। आज की जापान की आर्मी कितनी शांत है, वो वैसी उस टाइम पर नहीं थी, बहुत एग्रेसिव आर्मी थी। एक टाइम पर
जापान, चाइना था दूसरा। तो इसी परेशानी में आकर तो यूएस ने उस जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया था। हालांकि वो कोई जस्टिफाइड चीज़ नहीं है, बट जो भी हुआ था वो कहीं ना कहीं जापान के एग्रेशन की वजह से हुआ था। बाद में जापान ने अपनी अप्रोच भी बदली और जापान इतनी ऊपर भी गया। ठीक है। और ये काफ़ी एक यूनिक बात भी है कि जापान कुछ खास देश था नहीं, इतना पैसे वाला था नहीं, तब भी उसने कई देशों पे राज किया है। अगर आप देखो तो कोरिया की तरफ देखो या चाइना की तरफ देखो, ठीक है, आसियान ग्रुप्स में आप देखो, उधर भी उसने किया है। तो उसमें चाइना की हेल्प किसने की थी? पहले तो चाइना की हेल्प करी थी यूएस ने उस उसको आज़ाद कराने में। उसके बाद जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी आई थी माओ जेडोंग के टाइम पे, तब भी यूनाइटेड स्टेट्स ने ही हेल्प करी थी। और कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ तो ठीक करा चाइना को आज़ाद कराकर, मतलब आज़ादी में उसकी हेल्प करके, सब करके, ठीक है। डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करा था यूएस ने, बट सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया था, फाइनेंशियली भी और मिलिट्रीली भी। बट जो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया था जस्ट बिकॉज क्या, हमें तो सोवियत यूनियन को टैकल करना है, इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी को इन्होंने सपोर्ट किया। अब सोवियत यूनियन को टैकल भी किया, हालांकि उसको नीचे भी करा अपने से बहुत ज़्यादा, बट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बढ़ती चली गई। और जो एक टाइम पे उनके लिए सोवियत यूनियन था, आज वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बन चुका है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ की बात भी आएगी इन सब के बीच में। तो यही था आज के लिए, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।